जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है कि एक ट्यूब है। ग्रॉम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन को समझने के लिए एग्जांपल समझो। मान लो कि आपके पास एक ट्यूब है। ये एक्सपेरिमेंट किए थे, ग्रॉम्स लॉ ने एक्सपेरिमेंट किया था इसको। उन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब के अंदर दो गैसेस को पास किया था। ठीक है, मान लो एक सेटअप है इस तरीके से और एक इस तरीके से यहां सेटअप किया गया है। मान लीजिए कि आपके पास यहां से मैंने पास किया H2 गैस इस ट्यूब के अंदर, और इधर से मैंने मान लो कि कोई NO2 गैस पास किया। तो देखो ग्राम्स लॉ का क्या कहना है, ग्राम्स से क्या है स्टेटमेंट से, उनका ये कहना था कि कोई भी गैसेस जो होती हैं, ठीक है, कोई भी गैसेस जो आपके पास जो इसकी फ्यूजन और डिफ्यूजन की रेट होती है वो डिपेंड करती है उनके मास के ऊपर। जैसे कि मान लो हम इधर से गैस को पास कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन गैस को, इधर से N2 गैस को पास करें, तो किसके डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन की रेट सबसे हाईएस्ट होगी। इफ्यूजन का मतलब कौन फास्ट मूव करेगा इसके अंदर, उसी को रेट ऑफ इफ्यूजन कहते हैं। तो क्या लगता है तुम लोग को, इसमें तो दो गैसेस पास करेंगे तो फास्ट तो वही गैसेस मूव करनी चाहिए जिसकी वेट क्या होंगी, जिसकी मॉलिक्यूलर मास क्या होंगी, काफी हल्की होंगी, काफी कम होंगी। जिसकी मॉलिक्यूलर मास कम होगी वो आसानी से मूव कर जाता है, और जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगी वो थोड़ा क्या होगा, धीरे 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 मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यही स्टेटमेंट दिया गया ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए। जो आपके पास जो रेट होती है इफ्यूजन या डिफ्यूजन की, वो क्या होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके मोलर मास के। मोलर मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होंगी, जो गैस जितना ही हल्की होंगी वो इसी तरीके से मूव करेंगी, और जो गैसेस जितना हैवियर होगा वो उतना ही इसकी रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगी, स्लो होगी। तो इसी को देखिए स्टेटमेंट के तौर पे कैसे बनाया गया। ग्राम्स लॉ इफ्यूजन और डिफ्यूजन का स्टेटमेंट है क्या, हम लोग मास के फॉर्म में भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे जनरली कहा जाए तो उनका डिफ्यूजन जो है वो इसी के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर है। तो डेंसिटी भी वही चीज हुआ, जिसकी डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हैवी होगी वो गैसेस की फ्यूजन रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहां से सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या बोलता है, ये भी याद रखना, यहाँ पर एट कांस्टेंट आपके पास क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। यहां लिख देना एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, is inversely proportional to the square root of the density of the gas. एक मिनट, देखो यही इसका स्टेटमेंट है। गुड मॉर्निंग हर्ष। क्या देखिए ग्रॉम्स लॉ का ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो गैसेस की जो रेट ऑफ जो इफ्यूजन हो रही है चाहे डिफ्यूजन हो रही है वो दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ द गैसेस। उस गैसेस की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। डेंसिटी बोल दो या इसी को कुछ टर्म में आगे प्रूव कर देंगे कि मोलर मास की भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होता है। तो पहले हम डेंसिटी से ही बात करें क्योंकि मैंने स्टेटमेंट वो डेंसिटी पर ही दिए थे। जो गैसेस जितनी डेंस होगी, जितनी हैवीएस्ट होगी, वो गैसेस की फ्यूजन रेट या डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होगी। ऐसा भी हमें मालूम है कि जो मान लो कोई एक हैवी, मान लो कि कोई बहुत बड़ा मोटा पर्सन है, मान लो बहुत फैटी पर्सन है यहाँ पर, अब कोई बहुत क्या है, कोई थोड़ा पतला है, तो चलने की रेट किसकी ज्यादा हाई होगी,
जाहिर सी बात है, जो थोड़ा पतला होगा थोड़ा स्पीड में चल रहा होगा, जो थोड़ी मोटी होगी, जो हैवियर होगी, वो थोड़ा स्लो चल रहा होगा, स्लो फास्ट मूव कर रही है, स्लो फ्यूज हो रहा होगा गैसेस। तो यहाँ पर भी वही चीज है, इसी चीज को कंपेयर करके वो चेक किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, और उन्होंने बताया कि अगर आपके पास गैसेस हैं तो वो गैसेस की जो भी मतलब रेट होती है, इफ्यूजन की जो रेट होती है, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ द गैसेस। और अगर इफ्यूजन और डिफ्यूजन को अगर हम आर मान लें तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ द गैसेस। यही आपके पास ग्राहम्स लॉ स्टेटमेंट है। अब यहां देखो, याद रखना इस कंडीशन में एट कांस्टेंट होना चाहिए आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दो चीजें को कांस्टेंट लेकर चला गया है। अब देखो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से क्या जानते हैं, किसको याद है यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? एनआरटी, ठीक है, बताओ तो यहां से हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। हाँ, मोल की जगह पर m/m कर दो, गिवन मास बाई मोलर मास कर दीजिए, और v को नीचे लेके जाओ और d यहाँ पे लेके चले जाओ, तो लिख सकते हैं ना Pm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/m में v/RT, और m/m में v मास बटे वॉल्यूम को ही डेंसिटी कहा जाता है, तो dRT हो गया आपके पास। और ध्यान रहे आपके पास क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो नहीं लग रहा आपके पास की जो मोलर मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। यहाँ पर देख लो तुम लोग, दो चीजें कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर, और आर ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो आपके पास जो मोलर मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, वो तो वो टेम्परेचर डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी की जगह पर हम लोग मोलर मास भी पुट कर सकते हैं। तो यहां तक हो गया सबका। चलो इसके बाद देखो, ओके, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी है। अब ये चीज को हम लोग कहां पुट करेंगे, इस चीजों को हम लोग पुट करेंगे इसके अंदर, तो आर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मोलर मास भी हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो रेट ऑफ जो इफ्यूजन है, चाहे गैसेस की डिफ्यूजन हो रही है, वो सबके ऊपर डिपेंड हो रही है कि आपके पास उस गैसेस का मोलर मास कितना है। जितना हाई मोलर मास होगा उसकी स्पीड, उसकी फ्यूजन या डिफ्यूजन की रेट उतनी ही ज्यादा स्लो हो जाएंगी। ठीक है, अब चलो आगे कंडीशन बात करते हैं, इसको मिटा दें। अभिषेक मिटा दें इसको। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई दो गैसेस है, ठीक है, तो उसको चेक करते हैं। लेट मी स्टडी अबाउट टू गैसेस। जैसे मान लो मेरे पास दो गैसेस है, उस पर मैं स्टडी कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम एक कंडीशन को फर्स्ट मान ले रहे हैं और यहाँ पर दूसरे के लिए कंडीशन सेकंड मान ले रहे हैं। मान लो कि अगर आपके पास जो फर्स्ट गैसेस है उसकी फ्यूजन की जो रेट है वो R1 मान लेते हैं, और आपके पास जो दूसरी जो गैसेस है उसके फ्यूजन के रेट को R2 मान ले रहे हैं। पहली जो गैसेस उसकी डेंसिटी को D1 मान ले रहे हैं, दूसरी गैसेस की डेंसिटी को D2 मान ले रहे हैं। पहली गैसेस की जो मोलर मास है M1 मान ले रहे हैं, और दूसरी गैस की जो आपके पास मोलर मास है उसको M2 मान ले रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लिख सकते हैं, इसको देख के, जो आपके पास R1 होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैसेस, एंड यहां से देख के लिखा जा सकता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। R2 जो आपके पास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट मोलर मास ऑफ M2 यानी सेकेंड गैसेस, इसको सेकेंड मान लें।
और इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां से भी मिलेगा, एक कांस्टेंट यहां से भी मिलेगा, और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो फर्स्ट बाय सेकंड से क्या होगा, R1 बटे में R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों तरफ से बच्चे लोग कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखोगे तो 1 अपॉन M1 हो जाएगा यहां से, और यहां से आ जाएगा 1 बटे में M2 आ जाएगा, और ये दो अलग अलग रूट में हम एक ही रूट में कर दे रहे हैं, तो एक ही रूट पे देखो करने पर क्या होगा। तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो लिख सकते हैं कि R1 बटे में R2 जो होगा वो अंडर रूट M2 बाई में M1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। दो गैसेस के लिए अगर हमको रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन कैलकुलेट करना है तो वो हम लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं M2 बटे में M1। याद रखना यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। फिर देखो इसके बाद हम ये M1 और जो मोलर मास है उसको हम डेंसिटी में भी तो कंपेयर कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला को डेंसिटी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा R1 बाई R2 को, तो अभी कुछ देर पहले हम प्रूव किए थे कि जो आपके पास मोलर मास होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी की होती है। तो चलो करते हैं, तो लिख सकते हैं कि D2 बटे में D1 हो जाएगा। चलो इसको फटाफट तुम लोग अब यहां तक नोट कर लो फटाफट जल्दी से, और उस पर भी एक फॉर्मूला भी और आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी यहां तक हो गया सबका। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन, हाँ हेलो, बोल रहे हैं कि ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन और डिफ्यूजन चल रहा है। ये एक नया टॉपिक है। ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन डिफ्यूजन यही बोलता है कि कोई भी गैसेस की जो इफ्यूजन या डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। हम और बताएंगे, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज के जो भी लेक्चर्स होंगे वो सब धीरे धीरे रिकॉर्डिंग, हम आज पहली बार रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। अगर अच्छा रिकॉर्डिंग होगा तो फिर उसको डालेंगे। हो गया? चलिए हो गया अभिषेक तुम्हारा? चलो अगर इसी को देखो तो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए भी हम एक चीज और लिख सकते हैं। हम लोग को ये भी तो फॉर्मूला पता है ना, R इज इक्वल टू कितना होता है, प्रीवियस क्लासेस में किए थे। रेट ऑफ इफ्यूजन इज इक्वल टू कितना लिखवाए थे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज या फिर डिफ्यूज बताया गया था, और बटे में टाइम टेकन भी बताया गया था। तो R इज इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं ना, V अपॉन T। तो ये चीजें को अगर हम यहां पुट कर दें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर रेट नहीं दिया रहता है, उसके वॉल्यूम और टाइम के टर्म में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो ये चीजों को अगर हम यहां पुट कर दें, ये R इज इक्वल टू V बाई टी है, तो R1 के लिए क्या लिख सकते हैं, V1 बाई T1, और R2 के लिए लिखोगे तुम लोग V2 बाई T2। यानी कि इसको देखो तो इतना लिखा जा सकता है ना, V1 और ये चला जाएगा ऊपर V1 इंटू T2 और V2 इंटू T1 और अंडर रूट D2 बाई D1, और D2 बाई D1 किसके इक्वल होता है, M2 बाई M1। तो ये सब बच्चे लोग फॉर्मूला आपस में सेम हो जाएगा। यानी कि इसके लिए अगर टोटल फाइनल फॉर्मूला लिखा जाए क्या क्या हम लोग को मिला है रिजल्ट इसके लिए, तो हम लोग पहला कंडीशन में देखें R1 बाई R2, और भी देख रहे हैं V1 बाई V2 इंटू T2 बाई T1 इज इक्वल टू, इक्वल है ये D2 बाई D1 के, और ये भी इक्वल है M2 बटे में M1 के। तो ये
हम लोग की फाइनल आ जाएगी रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन रॉम्स लॉ को ऐड करके फाइनल। अब इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, समझ में आ जाएगा सबको। यहां तक हो गया सबका? ओके ओके। ध्यान रहे प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया यहां पे। मिटा दो बच्चे लोग। आशा हो गया? चलो तो अब हम लोग आगे करेंगे इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। देखो इसके न्यूमेरिकल्स, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स है, सब लोग क्वेश्चन लिखिए। ए सैंपल ऑफ गैस escape through a hole, escape through a hole in 122 second. How long would it take for O2 to diffuse the same volume under similar condition? Under similar condition. चलो यहां तक नोट कर लो सब लोग। क्वेश्चन ये हो गया। डिफ्यूज द सेम वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन। चलो बच्चों लोग पहले समझो कि इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है आपको। कह रहा है कि एक सैंपल ऑफ गैसेस एस्केप कर रही है थ्रू ए होल, किसी होल से। तो किसी होल से कोई गैसेस अगर मान लो कि बाहर निकल रही होती हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन। पहले गैसेस क्या होती है, कोई छोटे से पिन या होल से बाहर निकल रही होती है तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और वहां से गैसेस को बाहर निकलने को बोलते हैं फ्यूजन। यानी एक तरीके से ये फ्यूजन हो रही है। तो 122 सेकेंड में। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर O2 गैसेस टू डिफ्यूज द सेम वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब फर्स्ट वाली जो गैसेस है, एक मिनट सिंपल, एक मिनट, यहाँ पर एक गैसेस छूट गई है। SO2 गैस यहाँ पर है। सैंपल ऑफ गैसेस SO2 गैस करना। यहाँ पर गैसेस तो है, सैंपल में है, लेकिन जो गैसेस बाहर निकल रही है वो SO2 गैस है। बस पहला कंडीशन में वहां पे SO2 गैस कर दो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर एक SO2 गैस है और एक O2 गैस, दो गैस हमें दिखाई पड़ रहा है। और सैंपल से जो SO2 गैस जो बाहर निकल रही है उसके लिए क्या बोल रहा है, 122 आपके पास टाइमिंग लग रहा है। यानी कि T1 इज इक्वल टू बोल सकते हैं 122 सेकेंड। और जो मेरे पास अगर ऑक्सीजन जो दिया हुआ गैसेस के लिए, उसके लिए टाइम टेकन क्या है, तो वो तो पूछ रहे हैं ना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर। यानी इसका टाइमिंग आपको नहीं पता है। और कुछ दी हुई इसके अंदर है, टाइमिंग मुझे मिल गया।
और मोलर मास गैसेस का मिल सकता है, क्योंकि दोनों गैसेस क्लियर कर दिया तो दोनों का मोलर मास मालूम कर सकते हैं। तो M1 इज इक्वल टू कितना होगा, SO2 का मोलर मास कितना निकालोगे, S का होगा 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल। और देखो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, ग्राम पर मोल। चलिए मास भी हम सबका लिख लिए, टाइमिंग एक का दिया हुआ और एक का नहीं दिया हुआ। और यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन आपके पास है, रेट आपको निकालना है। तो रेट के लिए देखो वॉल्यूम चाहिए। देखो जो वॉल्यूम के ऊपर बात किया जा रहा है तो उसमें से SO2 गैस बेस स्किप कर रही है और O2 गैस बेस स्किप कर रही है, तो दोनों को सेम जगह रखा गया क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि सेम वॉल्यूम। तो जब सेम वॉल्यूम की कंडीशन के ऊपर बात करेंगे तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा गैसेस के लिए, SO2 गैस के लिए, वो सेम रखा गया। VML यहाँ पर मान लेते हैं और आपके पास जो ऑक्सीजन गैस के लिए भी है उसके लिए भी VML ही मान ले रहे हैं। दोनों के लिए सेम मान लो। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर आप निकालेंगे रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे में T होता है। तो V1 बटे में T1 करो क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। और यहां पर जब रेट निकालोगे तो V बटे में T2 लिखिएगा। और फ्रॉम ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन से क्या लिख सकते हैं, R1 बटे में R2 ये इक्वल होता है अंडर रूट M2 अपॉन M1। और R1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, V बाई T1। और यहां पर लिखोगे V बाई T2। और M2 का मान पुट कर सकते हो। M2 का मान आपके पास 32 है, M1 का मान 64 है और ये आपका वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली T2 चला जाएगा ऊपर, जिसका हमको टाइमिंग नहीं पता, निकालना है T1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 122। और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 1 बटे में 2 टाइम्स। यानी कि अगर हमको T2 निकालना है तो इसको उधर लेना पड़ेगा आपको, 122 बटे में यहाँ पर √2 है। और इसको अगर अच्छे से सॉल्व करोगे तो रेशनलाइज कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 61 √2 सेकेंड। बस यही तक होगा, कंप्लीट खत्म हो गया अभी यहाँ पे। देख लो क्लियर हो गया सबको यहां तक। मोलर मास एक एक गैसेस के मास के सम को हो जाएगा। यहाँ पर सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। सबको साउंड स्लो आ रही है, हेलो, अच्छा। बोल रहे हैं कि सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। तो सबके मास को लेके ऐड करोगे तो सल्फर का 16, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 इंटू सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 32 64 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, O2 के लिए भी। मास याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अभी बोल नहीं रहे, हो गया, नहीं समझ में आया क्या बोले सल्फ। आप क्या करो कि जितने एटम का मास है सबको लेके ऐड कर दोगे ना तो मोलर मास निकल जाएगा। मास अगर जिसका इसका नहीं याद है उसको याद कर लो फटाफट, याद तो करना ही पड़ेगा, बिना मास के काम नहीं चलेगा। फिर यहां तक हो गया बच्चे लोग। चलो एक क्वेश्चन हम इसमें और देंगे अभी आगे, मिटा रहे हैं इसको। हो गया सबका ना, चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को और भी देखो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ml of each gases A and B. (50 ml of each gases A and B
takes 150 second and 20 second. Sorry, 150 second and 200 second दिया हुआ respectively to effuse through a pinhole. To effuse through a pinhole. अब देखो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे. Pinhole under the same condition, if molar mass of B, आपके पास क्वेश्चन के अंदर मोलर मास B दे दिया हुआ है. मोलर मास ऑफ B इज 34, then molar mass of A is A में देखो लिखा 20.25, B में है 64, C में है 96 और D में है 128. Uh, 34, then molar mass of A is चलो यहां देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग. क्या इसको तुम ट्राई कर सकते हो? देखो ध्यान से क्वेश्चन को. 50 ml. अच्छा ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो तुम लोग. आपके पास दो गैसेस गिवन है ए एंड बी, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml से. दोनों क्या हो रही है? दोनों बाहर निकल रही हैं. और एक की फ्यूजन रेट दी हुई है, फ्यूजन रेट नहीं, टाइम दे दी है दोनों पे, किस टाइम से दोनों इफ्यूज हो रही हैं. मोलर मास बी की दी हुई है, आपको ए की मोलर मास पता करना है कितना होगा. (34) then molar mass of A is then molar mass of A is then THEN. यहां से देखो हम लिखते रहे फिर से. मोलर मास ऑफ A is